लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर शुरू किया था। ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन कैसा होता है और वो कैसा वर्क करता है। हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सो दो बेसिक एप्लीकेशंस है, एक ट्रांजिस्टर एज स्विच और दूसरा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो हम शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर एज स्विच। तो हम कॉमन एमिटर मोड का डिस्कशन किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, कॉमन एमिटर मोड। और हमने एनपीएन लिया था लास्ट क्लास में मेनली। अभी फिर से एनपीएन लेते हैं और जो वेफर में बना होता है वो सिलिकॉन का होता है। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। एनपीएन में आपको मालूम है करंट जो है एमीटर से बाहर निकलता है। तो ये आपका कलेक्टर है। सो ये बेस है, बेस में एक रेसिस्टर डाल देते हैं, बेस का रेसिस्टर, राइट। और यहाँ पर बेस जो है आपका फॉरवर्ड बायस्ड रहता है। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब एनपीएन। सो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो ये जो बैटरी है जो कि VBB है, इसका जो वोल्टेज है वेरिएबल लेते हैं, इसको वेरिएबल लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो कि इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। सो इनपुट जो है आपका बेस और एमीटर के बीच में, ये आपका एमीटर है और ये कलेक्टर है, एनपीएन है। सो बेस से करंट एंटर करता है, बेस से करंट एंटर करता है, कलेक्टर से भी एंटर करता है और एमीटर से निकलता है। सो यहाँ पर एक रेसिस्टर डाल देते हैं, कलेक्टर का रेसिस्टर। और ये जो है रिवर्स बायस्ड मतलब ये जो N है, N को पॉजिटिव कनेक्ट होगा। इसको भी वेरिएबल वोल्टेज रखते हैं। ये प्रॉपरली रिवर्स बायस होने के लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो ये हमारा सर्किट है। ये स्विच का जैसा कैसा काम करता है देखते हैं। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, वो आउटपुट वोल्टेज है। सो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इनपुट और अगेंस्ट आउटपुट का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है और कैसा स्विच जैसा काम करता है देखते हैं। तो ये वेरिएबल वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं। हम 0 से शुरू करते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आईसी करंट है, ये आईसी। आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये क्या है, VCC माइनस ICR। ये आउटपुट वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल है। यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VCC माइनस ICR से। तो हम एक ट्रांसफर कर्व ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफर कर्व क्या है, आउटपुट वोल्टेज अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज का एक कर्व ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं। इनपुट वोल्टेज इज सेम एज VBB, ये वेरिएबल है, चेंज करते हैं, 0 डालते हैं। तो हमने ये जो वेफर लिया था वो सिलिकॉन का लिया था। आपको मालूम है सिलिकॉन में इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0.6 वोल्ट होता है। यानी कि जब तक ये 0.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर इज नॉट कंडक्टिंग, वी से इट इज स्विच ऑफ मोड। तो ये जब तक 0.6 वोल्ट से कम होगा इसमें करंट नहीं आएगा, इट्स नॉट कंडक्टिंग, स्विच ऑफ मोड है।
और इसमें अगर करंट नहीं है तो IC भी 0 होगा, और अगर IC 0 है तो आउटपुट वोल्टेज जो है VCC हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। कब तक रहेगा? 0.6 वोल्ट तक रहेगा। उसके बाद जब आप इसको वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते 0.6 से ज़्यादा ले लेंगे, तब ये जो है बाहर का जो वोल्टेज है इनबिल्ट वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ये इसमें करंट आने लगेगा, करंट आने लगेगा। और जैसा करंट आने लगेगा, ये जो स्टेज है, ये वाला स्टेज क्या स्टेज है? कट ऑफ स्टेज, कट ऑफ रीजन। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का जो वोल्टेज है 0.6 से ज्यादा हो जाता है, तो यहां करंट फ्लो होने लगता है। सो जब करंट फ्लो करने लगता है, आउटपुट वोल्टेज जो है कम होने लगता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है VCC माइनस IC इंटू RC, सो ये कम होने लगता है। और ये जो रीजन है, ये रीजन को क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। ये रीजन में बहुत दूर तक जो है स्ट्रेट लाइन रहता है, लीनियरली वैरी करता है। लेकिन जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ते जाएगा, और करंट जब बढ़ते जाएगा, आउटपुट जो है कम होते जाएगा। हमने देखा था एक्टिव स्टेज में इनपुट वोल्टेज को हमने 0.6 से 0.7 के अंदर रखा था, और आउटपुट को जो है हमने 3 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट के अंदर रखा था। लेकिन ये जब कम होने लगेगा, 1 वोल्ट से जब कम हो जाता है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एमिटर, 1 वोल्ट से, उसके बाद वो लीनियर नहीं रहता, नॉन लीनियर हो जाता है, कम हो जाता है और नॉन लीनियर हो जाता है। और अगर बढ़ाने लगेंगे तो ये और भी कम होने लगता है, और नियरली ये जो वैल्यू है V0 जो है VCC माइनस ICRC, ये जो है नियरली 0 हो जाता है एक स्टेज के बाद। यहाँ नॉन लीनियर रीजन शुरू हुआ, उसके बाद और भी कम हो गया, तो एक स्टेज के बाद से ये स्टेज के बाद ये नियरली 0 हो गया। तो हमारा 3 रीजन है। जब ये जो सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये कट ऑफ रीजन है, हम इसको स्विच ऑफ बोलते हैं। और ये जब सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड है, तो आपका जो रीजन है वो एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन है। उसके बाद अगर हम कंटिन्यूअसली इसका वोल्टेज को बढ़ाते चला जाएंगे, करंट बढ़ते चला गया, और जो है आउटपुट वोल्टेज जो है कम होते होते जाएगा, और एक स्टेज के बाद वो नियरली 0 हो जाएगा। ये जो है आपका सैचुरेशन रीजन। तो इस रीजन को हम बोलते हैं एज ए स्विच, हम बोलते हैं स्विच ऑन। सो शुरू में जब ये वोल्टेज कम है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये स्विच ऑफ। उसके बाद के लिए एक स्मॉल रीजन के लिए एक्टिव रीजन आ जाता है। उसके बाद और अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो है नियरली 0 हो जाता है, करंट मैक्सिमम रहता है, उसको हम बोलते हैं स्विच ऑन। सो स्विचिंग सर्किट का डिजाइन इस तरह से होता है कि वो एक्टिव रीजन में नहीं गिरता है, या तो स्विच कट ऑफ रीजन यानी कि स्विच ऑफ रीजन, या फिर सैचुरेशन रीजन यानी कि स्विच ऑन। तो स्विचिंग सर्किट्स का डिजाइनिंग ही ऐसा होता है कि वो एक्टिव रीजन में नहीं गिरता है। सो ये है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। सो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर में ये जो बायसिंग होता है, एम्पलीफायर वोल्टेज का एम्पलीफाइंग, दैट इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। सो जब हम इसको एम्पलीफायर यूज करते हैं, ये बायसिंग जो है ये लीनियर पोर्शन का मिडिल रीजन में होता है, यहाँ होता है ये बायसिंग, इस मिडिल रीजन का मिडिल। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ये आपका वोल्टेज गेन है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज गेन। तो चलिए देखते हैं कैसा ये एम्पलीफायर का काम करता है।
और हमारा वोल्टेज गेन क्या है और पावर गेन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमें सिग्नल मिलता है, जो सिग्नल मिलता है, स्मॉल सिग्नल जो होता है, वो सिग्नल जो होता है स्मॉल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के रूप में होता है। इस तरह से कुछ होता है सिग्नल्स। सो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सिग्नल का वेव फॉर्म को सेम रखते हुए एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। वेव फॉर्म ही रहेगा लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वो कैसा हम अचीव कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। अगर सिग्नल को हम एज ए सिग्नल हमारा इनपुट है, उसको अगर हम बेस में डालेंगे और आउटपुट सिग्नल जो है उसको अगर हम कलेक्टर से कलेक्ट करेंगे, तो याद कीजिए इसका वर्किंग कैसा है। एमीटर जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिलीज करता है, लेस देन 5% जो है वो रिकॉम्बाइन करता है इन द बेस रीजन, और 95% से ज़्यादा जो है कलेक्टर रीजन चला जाता है। इसका मतलब यहाँ का जो वेरिएशन है लेस देन 5% है, और यहाँ का वेरिएशन जो है मोर देन 95% जो है एमीटर करंट का होता है। तो अगर इसको हम बेस में अगर हम इनपुट डालेंगे और कलेक्टर में अगर आउटपुट निकालेंगे, एमीटर तो कॉमन है ही, कलेक्टर में अगर हम आउटपुट निकालेंगे तो ये यहाँ जिस तरह से वैरी होते रहेगा यहाँ भी उसी तरह से वैरी होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जिस एसी सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है उसको यहाँ पर आप सुपर इम्पोज कर देते हैं। ये एसी सिग्नल्स सुपर इम्पोज कर देते हैं बेस सर्किट के साथ, और ये आउटपुट यहाँ से निकालते हैं। ये आउटपुट है आपका, यहाँ से निकालते हैं। ये सिंबल जो है एसी का सिंबल है, मतलब जो सिग्नल है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ जैसे ही करंट वेरी करेगा यहाँ भी करेगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे कई गुना ज़्यादा होगा। सो हमने डिफाइन किया था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दैट इज चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट यहाँ पर कलेक्टर है, बाय चेंज इन इनपुट, इनपुट क्या है यहाँ पर बेस। ये हमने डिफाइन किया था। तो पहले वोल्टेज का देख लेते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, आउटपुट का भी देख लेते हैं, इनपुट का भी देख लेते हैं। सो आउटपुट का वोल्टेज जो है ये वोल्टेज VCC माइनस ICRC है, ये आउटपुट वोल्टेज है। सो हमको चेंज मेजर करना है, हमको सिर्फ वो चेंज मेजर करना है। सो हमारा जो सुपरपोजिशन हुआ है AC और DC का, आउटपुट में हमको सिर्फ AC चाहिए, वो फ्लक्चुएशन चाहिए, वो सिग्नल चाहिए जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसीलिए हम एक लार्ज कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर से DC नहीं जा सकता, मतलब अभी जो हमको आउटपुट मिलेगा, वो सिर्फ AC रहेगा, DC ब्लॉक हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। सो आउटपुट वोल्टेज जो है VCC माइनस RC है। सो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, VCC कांस्टेंट है, सो इसका चेंज 0 हो जाएगा, माइनस डेल्टा ICRC। सो आउटपुट वोल्टेज जो है माइनस डेल्टा ICRC। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? फेज चेंज, पाई 180 डिग्री का फेज चेंज। सो आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज का से फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट इनपुट वोल्टेज का डिस्कस करते हैं। सो इनपुट वोल्टेज ये वाला, यानी कि ये वाला, सो दैट इज सेम एज दिस प्लस दिस। सो चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज हियर, दैट इज डेल्टा IB RB प्लस चेंज इन वोल्टेज हियर, दैट इज डेल्टा VBE, ये आपका डेल्टा BE। हमने देखा था डेल्टा VBE बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए ये एडिशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा VBE इज वेरी स्मॉल, तो इसका एडिशन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो
डेल्टा वी आई जो है इक्वल टू डेल्टा आई बी आर बी। तो वोल्टेज गेन हमको निकालना है। वोल्टेज गेन क्या होता है? हम सिर्फ सिग्नल का बात कर रहे हैं जो कि पल्सेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है। सो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कितना है? माइनस डेल्टा आई सी आर सी और इनपुट डेल्टा आई बी आर बी। सो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी जो है करंट गेन है, बीटा है, इंटू आर सी बाई आर बी, ये हमारा वोल्टेज गेन है। सो ये करंट गेन है। करंट गेन ह्यूज होगा क्योंकि हमने देखा था बेस जो है थिन है और वेरी लाइटली डूप्ड है। सो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस कर जाता है बेस को एंड कलेक्टर इसको कलेक्ट करता है। इसीलिए आई सी जो है हमेशा आई बी से बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसका वैल्यू बहुत लार्ज होता है। इंटू बीटा इंटू आर सी बाई आर बी, ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। नेक्स्ट पावर गेन। पावर गेन चाहिए। पावर गेन हो जाएगा आपका करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। करंट गेन आपका ये बीटा है और ये है बीटा इंटू आर सी बाई आर बी। सो ये हो जाएगा आपका पावर गेन जो है बीटा स्क्वायर, यहाँ एक बीटा है, यहाँ एक बीटा है, बीटा स्क्वायर इंटू आर सी बाई आर बी। तो हमने इनपुट सिग्नल्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ एसी था, इस तरह से कुछ था, उसको हमने बाहर में निकाला। वेव फॉर्म सेम था बट एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ जाता है। तो एनर्जी आया कहाँ से? पावर गेन आया है। सो पावर एनर्जी का जो सोर्स है डीसी बैटरी से एनर्जी आता है। सो इसलिए आउटपुट जो एनर्जी है वो इनपुट से ज़्यादा है। सो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफाइंग मोड। बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस्ड है, कलेक्टर एमीटर जो है रिवर्स बायस्ड है। ट्रांसफर का जो मिडिल रीजन है उस रीजन में का जो बायसिंग ज़रूरत है वो बायसिंग यूज़ करके हमने बायस किया और कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा इनपुट जो है वो आपका पल्सेटिंग फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज या करंट रहता है, उसको हमने डीसी के साथ सुपर इम्पोज किया। लेकिन बाद में डीसी को ब्लॉक करने के लिए हमने कैपेसिटर्स यूज़ किया। यहाँ एक कैपेसिटर यूज़ किया, यहाँ एक कैपेसिटर यूज़ किया। तो हमारा ये करंट गेन है, ये वोल्टेज गेन है, ये पावर गेन है। वोल्टेज गेन में नेगेटिव है, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है उसका फेज डिफरेंस पाई है इनपुट वोल्टेज से, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। एम्पलीफाइंग मोड के लिए हमेशा कॉमन एमीटर मोड यूज होता है, जहां हम करंट को एम्पलीफाई करते हैं, वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं, पावर को एम्पलीफाई करते हैं। अगर हम कॉमन बेस यूज करते हैं तो आउटपुट करंट जो है आपका IC होता और इनपुट बेस कॉमन है, यानी कि बेस इनपुट जो है आपका एमीटर होगा। सो ये आपका करंट गेन है। यहाँ सिंबल अल्फा यूज करते हैं। हमें मालूम है IE इक्वल टू IB प्लस IC, यानी कि IC जो है हमेशा IE से कम होगा। तो ये जो है हमेशा 1 से कम होगा, 0.95 से लेकर 0.99 तक होगा, 0.95 से लेकर ये हो सकता है। सो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। बीटा जो है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो हमने देखा यहाँ करंट जो है एम्पलीफाई एक्चुअली में नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, आउटपुट करंट कम हो रहा है, इसीलिए कॉमन एमीटर मोड जो है वो ज़्यादा यूजफुल है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट जो है 1 मिली एम्पेयर है और आपका कलेक्टर करंट जो है आपका 0.995 मिली एम्पेयर, ये डाटा दिया गया है।
और हमें पूछा गया है कि अगर इसमें ये अगर कॉमन एमिटर मोड में रहता तो बीटा कितना होता, और ये अगर कॉमन बेस मोड में रहता तो करंट गेन क्या होता। तो दो मोड में करंट गेन पूछा गया। फर्स्ट, कॉमन एमिटर मोड। सो कॉमन एमिटर मोड में ये आपका आउटपुट है, इनपुट जो है IB, IB क्या होता है IE माइनस IC। सो IE माइनस IC हो गया 0.005 मिली एम्पेयर। सो DC का है, हम सीधा लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू IC बाई IB। AC रहता तो डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। तो IC कितना है आपका 0.995 और ये कितना है 0.005। सो डिवाइड कर दीजिए 199 सो वही ट्रांजिस्टर मान लेते हैं कि कॉमन बेस मोड में था, तो करंट गेन क्या होगा। हमको मालूम है आउटपुट इस बार क्या है कलेक्टर है, और इनपुट जो है वो एमीटर है। एमीटर का करंट ज़्यादा होता है, मतलब ये 1 से कम होगा। सो इस बार आउटपुट IC है, लेकिन इनपुट जो है वो आपका IE है। सो IC बाई IE यानी कि 0.995 जो कि 1 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया गया है कॉमन एमिटर मोड का क्वेश्चन है। हमें दिया गया है बीटा जो है 200 और हमें IB दिया गया है, IB दिया गया 0.05 मिली एम्पेयर, और हमें निकालना है IC और IE। सो बीटा क्या होता है, बीटा होता है IC बाई IB। सो यहां से IC निकल जाएगा, बीटा इंटू IB, बीटा यानी कि 200 इंटू IB 0.05। 0.05 का क्या मतलब होता है 5/100। सो ये आपका हो जाएगा 10 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट IE जो है IB प्लस IC यानी कि 10.05। सो ये क्वेश्चन में हमने DC यूज किया था। एक्टिव रीजन में जो है आपको बीटा AC और नियरली इक्वल टू बीटा DC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम AC के लिए लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है चेंज इन एमिटर करंट जो है ये है आपका 0.06 मिली एम्पेयर। किसके लिए, चेंज इन बेस करंट 0.001 मिली एम्पेयर के लिए। तो हमें पूछा गया है कि बीटा कितना है। तो पहले हम कलेक्टर करंट निकाल लेते हैं। हमको मालूम है IE जो है IB प्लस IC होता है। सो डेल्टा IE इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। सो यहाँ से IC निकल जाएगा, IC कितना निकलेगा IE माइनस IB 0.06 माइनस 0.001। सो ये आपका हो जाएगा 0.059 मिली एम्पेयर। हमें क्या चाहिए बीटा, दैट इज डेल्टा IC, बीटा AC है, डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। सो डेल्टा IC है आपका 0.059 और ये आपका है 0.001 से 59। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम दिया है। डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया। कॉमन एमीटर मोड है, मतलब यहाँ से करंट जो है एमीटर से निकल रहा है। ये हमारा बेस है, बेस रेसिस्टर है। ये फॉरवर्ड बायस्ड है, एक्टिव मोड में हम ले रहे हैं। ये रिवर्स बायस्ड है, यहाँ एक रेसिस्टर है। ये रिवर्स बायस्ड है, मतलब N कनेक्टेड टू P। हमें कुछ डाटा दिया गया है। ये आपका VBB, ये आपका VCC
एमीटर है, करंट इधर से आएगा, करंट इधर से आएगा और करंट इधर जाएगा। एक्टिव मोड है, ऐसा होता है। तो हमें डाटा कुछ दिया गया, हमें दिया गया ये दिया गया है, ये दिया गया है से 20 वोल्ट। कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया VCE, से 8 वोल्ट दिया गया। और हमें दिया गया है ये करंट दिया गया, ये करंट दिया गया है से 0.5 मिली एम्पेयर। और हमें बीटा दिया गया, बीटा से 100। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है, ये निकालना है, RC निकालना है और हमको निकालना है IB। तो पहले इस लूप में किरचॉफ्स रूल यूज कर देते हैं। किरचॉफ्स रूल क्या है? नेट फॉल इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज्ड पाथ इज 0। सो यहाँ फॉल है 20, यहाँ फॉल है 8, तो 20 माइनस 8, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 यानी कि 12 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का करंट हमको मालूम है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट 0.5 मिली है -3। सो 24 किलो इंटू 10⁻³ ओम यानी कि 24 किलो। नेक्स्ट हमें बीटा IB निकालना है, बीटा यूज करते हैं। बीटा हो जाता है IC बाई IB। बीटा हमें दिया गया 100, IC दिया गया 0.5 बाई IB। सो IB हो जाएगा 0.5 बाई 100 यानी कि 0.005 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन आगे भी हो सकता है, आगे आपको पूछा जा सकता है, अगर इसका वोल्टेज दिया गया है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी यूजुअली दिया रहता है से 0.6 वोल्ट। और सपोज यहाँ का ये जो है VBB है, सपोज ये आपका है 4 वोल्ट, ये 0.6 वोल्ट दिया गया, ये 4 वोल्ट दिया गया और आपको RB निकालने के लिए कहा गया। तो किरचॉफ्स रूल फिर से यूज कर देते हैं। सो ये जो राउंड द लूप नेट फॉल इन पोटेंशियल 0 होगा, ये 4 दिया गया, ये 0.6 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0.6 यानी कि 3.4 वोल्ट हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, करंट जो है 0.005, ये मिली एम्पेयर है, तो इतना ओम हो जाएगा। तो सर्किट्स में आप हमेशा किरचॉफ्स रूल यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस बार एग्जैक्ट डायग्राम नहीं लेते हैं, डायग्राम को थोड़ा चेंज कर देते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल्स अप्लाई करना है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ एक बैटरी है, बैटरी है, ये से 20 वोल्ट है, यहीं से निकाल लिए बेस को, बेस का रेसिस्टेंस है, बेस को निकाल लिया और इस तरह से कुछ सर्किट। यहाँ एक रेसिस्टेंस होगा RC, यहाँ RB, ये 20 वोल्ट दिया गया और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, किसका किसका? कलेक्टर और एमीटर का बीच, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, इसे 4 वोल्ट। और हमें दिया गया है, ये दिया गया है, करंट दिया गया है, ये 0.1 एम्पेयर दिया गया है, 0.1 एम्पेयर। हमको निकालना है, ये निकालना है, हमें निकालना है यहाँ का करंट और यहाँ का करंट निकालना। यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, दैट इज बेस और एमीटर के बीच में यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया से 0.6 वोल्ट। ये डाटा दिया गया। और क्या जरूरत पड़ सकता है? और क्या जरूरत पड़ सकता है? चलिए पहले बनाते हैं, बाद में देख लेते हैं।
अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो ले लेते। सो पहले किरचॉफ्स रूल यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट। सो 4 वोल्ट 20 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो गया 16 वोल्ट। तो आरसी निकल जाएगा। आरसी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी कि 160 ओम। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था और इसमें से यहाँ 0.6 है। ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका किसका, कलेक्टर और बेस का, ये जो है ये 4 वोल्ट, ये 0.6। सो 4 माइनस 0.6 ये आपका 3.4 वोल्ट हो गया। 3.4 वोल्ट हो गया। और वहाँ आईसी दिया गया, यहाँ आईबी होगा, आईबी होगा, ये आईई होगा। तो हमको यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गया, खाली वोल्टेज मालूम है, आरबी और आईबी दोनों वेरिएबल है। तो एक हमको चाहिए, एक अगर दिया होगा तो दूसरा निकाल सकते हैं। या तो बीटा दिया होगा तो आईबी निकाल लेंगे, बीटा निकाल दिया होगा तो आईबी निकाल लेंगे, आईबी निकाल लेंगे तो आईबी आरबी निकल जाएगा। तो एक डाटा और ज़रूरत पड़ेगा, तो कोई एक डाटा ले लीजिए। मान लेते हैं आपको बीटा दिया गया 100। सो बीटा हो जाएगा आपका IC बाई IB। सो IB हो जाएगा आपका IC बाई 100 0.001 एम्पेयर। तो यहाँ से RB निकल जाएगा। RB हो जाएगा 3.4 पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट 3400। तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर्स है उसमें जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को यूज करते हैं तो बेसिक रूल्स आप हमेशा अप्लाई कीजिए, जो किरचॉफ्स का 2 रूल्स है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट एंड अराउंड द लूप नेट चेंज इन पोटेंशियल, नेट फॉल इन पोटेंशियल इज 0। ये दोनों रूल्स को हम आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का एक और एप्लीकेशन है ऑसिलेटर में। ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है, ऑसिलेटर का मतलब होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। तो डीसी को एसी में बदलता है। हमारा एक ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका इनपुट है, डीसी इनपुट है जो कि एसी में बदलता है। ये आउटपुट है आपका। तो ये ऑसिलेटर जो है सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब आउटपुट का ही एक पोर्शन को फीडबैक किया जाता है। आउटपुट का ही एक पोर्शन को फीडबैक किया जाता है। फिर से ये फीडबैक है, इसको फीडबैक किया जाता है ताकि आउटपुट एसी जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड हो। जो फीडबैक करते हैं उसका जो फेज है इनिशियल इनपुट पावर का फेज के साथ सेम होता है। ये कैसा वर्क करता है चलिए देखते हैं। ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में है, कॉमन एमिटर मोड में है। तो ये आपका बेस और एमिटर जो है फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब नेगेटिव कनेक्टेड टू N होना चाहिए, पॉजिटिव कनेक्टेड टू P ये होना चाहिए। ये हमारा बेस है। बेस को हम सीधा कनेक्ट नहीं करते, बेस को हम एक कॉइल को पहले ले जाते हैं, कॉइल, फिर कॉइल के बाद हम कनेक्ट करते हैं। क्यों कॉइल को लेते हैं हम डिस्कस करते हैं। उसी तरह कलेक्टर भी सीधा नहीं जाता है। कलेक्टर जो है आपका क्या होता है, कलेक्टर एमिटर रिवर्स बायस्ड होता है। रिवर्स बायस्ड मतलब पॉजिटिव कनेक्टेड टू N, रिवर्स बायस्ड। ये आपका VBB है और VCC। तो यहाँ पर एक स्विच होता है, यहाँ पर ये सीधा नहीं कनेक्ट होता है, सीधा इसके साथ कनेक्ट नहीं होता है। इसके बीच में एक ऑसिलेटिंग पार्ट रहता है जो कि ऑसिलेट करता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा, एक कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करके एक इंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर को ज्वाइन कर देते हैं, तो इसमें चार्ज, करंट, एनर्जी सब ऑसिलेट करता है। जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी जो है 1/2 π√L/C।
सो वही सर्किट को यूज़ करते हैं, वही सर्किट को यहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन कैपेसिटर को वेरिएबल रखते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी वेरी किया जा सके। सो ऑसिलेटर में हम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का एसी को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को वेरिएबल रखते हैं, एक कॉइल रहता है, और इसका दूसरा एंड जो है ये इधर चला जाता है। ये वाला जो कॉइल है से T2 और ये वाला जो कॉइल है T1, ये दोनों सेम कोर के ऊपर वोल्ड रहता है, सेम मटेरियल आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोर रहता है दोनों। ये आपका T2 है, इधर आपका T1 है। सो सेम कोर के ऊपर वोल्ड रहता है, मतलब यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता होगा यहाँ पर भी वही चेंज होता होगा। आउटपुट कहाँ से निकालते हैं? यहाँ से निकालते हैं आउटपुट। ये कौन सा एक्शन है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ जब भी फ्लक्स चेंज होता होगा यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा, हेंस यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो ये आपका आउटपुट है, से T2 प्राइम, ये T1। तो ये वर्क कैसा करता है देखते हैं। यहां पर एक स्विच लगा देते हैं। सो देखते हैं कैसा ये वर्क करता है। जैसे हम इसको स्विच ऑन करते हैं यहाँ करंट चेंज हो जाता है, कलेक्टर पार्ट में करंट चेंज होता है। कलेक्टर पार्ट में ये आपका कलेक्टर करंट है, ये चेंज होने लगता है। पहले आपका स्विच ऑफ था मतलब वोल्टेज जो है 0 था, जैसे X। सो जैसे ही ऑन किया करंट जो है सीधा राइज नहीं करेगा, क्यों? कॉइल है। जब भी करंट राइज करता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज टू सो एज टू अपोज द कॉज। सो सीधा राइज नहीं करेगा, ग्रेजुअली राइज करता है। और जब करंट ग्रेजुअली राइज कर रहा है, यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये और ये जो है सेम कोर में वुंड है, तो यहाँ अगर फ्लक्स चेंज हो रहा तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होता होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा था यहाँ भी आपका करंट आएगा, इस पार्ट में भी करंट आएगा। सो ये इस पार्ट का करंट यानी कि IE का करंट, ये भी चेंज होगा। ये जिस तरह से चेंज हुआ ये भी चेंज होगा, ये दोनों फेज में रहेगा तो वो भी उसी तरह से चेंज होगा। सो करंट बढ़ते बढ़ते जब पीक पहुंच गया से Y, सो सैचुरेशन पहुंच गया। जब सैचुरेशन पहुंच गया तो करंट चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो ये जो करंट है ये गिरने लगेगा, ये करंट ग्रेजुअली गिरने लगेगा। ये जब करंट गिरने लगेगा, IE गिरने लगा, IE अगर गिरने लगा तो IC भी गिरने लगेगा, और जब IC गिरने लगेगा तो यहाँ फिर से करंट गिर रहा है, मतलब चेंज इन फ्लक्स होगा। और ये जो चेंज इन फ्लक्स यहाँ हो रहा तो ये दोनों सेम कोर पर है, यहाँ पर भी होगा। सो वो फर्दर IE को गिराएगा, IC गिरने लगा, वो फर्दर IE को गिराएगा। ये गिरने लगा, ये फर्दर IE को गिराएगा। फिर से शुरू वाला स्टेट पे पहुंच गया, ये वाला स्टेट, कट ऑफ स्टेट। सो कट ऑफ स्टेट, सैचुरेशन स्टेट, फिर कट ऑफ स्टेट, फिर से प्रोसेस रिपीट होगा। ये आपका X प्राइम, Y प्राइम, इस तरह से। सो आउटपुट जो है, आउटपुट का एक पोर्शन जो है वो फीडबैक हो रहा है। सो आउटपुट का चेंज भी ऐसा ही होगा, आउटपुट का एक पोर्शन जो है फीडबैक हो रहा है। तो हम DC यूज कर रहे हैं और आउटपुट हमारा AC है, और ये सेल्फ सस्टेन्ड है, बाहर से कोई, आप एम्पलीफायर में क्या होता है कि आप AC इनपुट है, AC आउटपुट है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आपका DC इनपुट है, DC सोर्स है, इनपुट तो नहीं बोलेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो निकल रहा है वो AC है। सो DC एनर्जी को हम AC में बदल रहे हैं, हमको ये फीडबैक का काम करता है। जो फीडबैक आता है दैट इज इन सेम फेज एज इनिशियल इनपुट। सो हमको ये जो आउटपुट है सेल्फ सस्टेन्ड है। एक बार शुरू करके छोड़ेंगे तो ओनली द थिंग वी आर डूइंग इज सप्लाइंग एनर्जी।
सो जो फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट का, जो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस L है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है 1/√LC। यहाँ हमने वेरिएबल कैपेसिटर लिया, सो कैपेसिटेंस चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। सो जो आउटपुट है हमको, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का आउटपुट हमको मिल सकता है AC। सो ये हमारा यूज़ था, जहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर और यहाँ पर एक ऑसिलेटर को यूज़ करके DC एनर्जी को हमने, DC सोर्स ऑफ एनर्जी से हमने AC निकाला। सो ये था ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कोई नई टॉपिक के साथ मिलते हैं।